दीपक शर्मा, जिनको आप सुनने को बेताब रहते हैं, आज तक चैनल में जिन्होंने 15-16 साल अपनी खोजी पत्रकारिता से पूरे देश में तहलका मचाया। दीपक भाई दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के नेता रहे, मानता समिति के सेक्रेटरी, बिजनेस स्टैंडर्ड के चीफ और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से पहचानने वाले पत्रकार सिद्धार्थ कालहंस मेरे साथ जुड़े हैं। शुरुआत करता हूं मैं दीपक भाई आपसे। आपको क्या लग रहा है इस मुलाकात के मायने क्या निकलेंगे और क्या मैसेज आएगा? कौन झुका, दिल्ली दरबार या यूपी दरबार? संजय भाई, आज आपका जो टॉपिक है, जो विषय है, मुझे नहीं लगता है कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में कोई संपादक, कोई एडिटर इन चीफ इस तरह के विषय पर, टाइटल पर, इस तरह की हेडलाइन पर कि मोदी झुके या योगी झुके लिख नहीं सकता। तो सबसे पहले तो बधाई, बड़ा बहुत ही आक्रामक आपका विषय है और एक ऐसा विषय कि आपने उठाया है जो लखनऊ में मतलब मुमकिन नहीं हो। मैं बधाई दूंगा सिद्धार्थ भाई को कि जो आज इस लखनऊ से नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैं उनको सुनना भी चाहूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इस जो आपका आज विषय है, जो आज आपने हेडलाइन रखी है कि कौन झुका, मोदी झुके या योगी झुके, थोड़ा सा मेरी असहमति है और मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मोदी जी के डिक्शनरी में झुकना शब्द नहीं है। उन्होंने झुकाया है, अपने गुरु को झुका दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को झुका दिया। जिस जोशी जी के साथ कश्मीर पर चढ़ाई करी थी, झंडा फहराया था, उनका झंडा लेके चलते थे, लाउड स्पीकर लेके चलते थे, उस मुरली मनोहर जोशी को मोदी जी ने झुका दिया। यशवंत सिन्हा जो बड़े करीबी थे एक समय पर, उनको झुका दिया। अरुण शौरी को झुका दिया, जो उनके मेंटर थे, मोदी के मेंटर थे। वो 2000, 2003, 2004, 2005 पे एडवाइस करते थे, एक तरह के गुजरात के उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, खासकर एंटी करप्शन के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। आप देखिए आज अरुण शौरी कहाँ है। मोदी जी के हिमाचल में मित्र, मोदी जी के हिमाचल प्रदेश में एक और वरिष्ठ सहयोगी शांता कुमार, याद करिए कौन झुका? शांता कुमार झुके, मुरली मनोहर जोशी झुके, आडवाणी जी झुके, अरुण शौरी झुके। यशवंत सिन्हा जी ने तो पार्टी छोड़ दी, अरुण शौरी की राजनीति बंद हो गई। अब आप अगर कैबिनेट कलीग्स की बात कर लें तो दो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी साहब, कौन झुका? कौन हाशिए पर आया? किसने शर्तों को माना? क्या ये दोनों लोग कैबिनेट मीटिंग में जब जाते हैं मोदी जी की, तो अपना फोन, मोबाइल फोन बाहर रखते हैं कि नहीं रखते? कौन झुका? तो झुकना जो शब्द है, ये मोदी जी के शब्दकोश में पहली बार अगर आपने हिम्मत करी है तो ये तो फिर आपको योगी को नंबर देना पड़ेगा कि योगी जी पहले ऐसे क्षत्रप हैं, पहले ऐसे क्षेत्रीय नेता हैं, पहले ऐसे व्यक्ति हैं बीजेपी के अंदर जिन्होंने संजय शर्मा को और अशोक जी को, सिद्धार्थ जी को आज मजबूर कर दिया इस पर बहस करने के लिए कि कौन झुका, मोदी झुके या योगी झुके। मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको कि देखिए, झुकने झुकाने की बात नहीं है, ये एक पैचअप है। ये एक मौजूदा परिस्थितियां, जो विषम परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में है, बंगाल हारने के बाद, पंचायत चुनाव लुटने के बाद, हाथ से लुट गया, सरकारी चुनाव था। अब कोशिश हो रही है कि जिला अध्यक्षों को दबाव देके भाजपा का कुछ सम्मान बचाया जा सके। और महामारी में तो आपने देख ही लिया कि जो उत्तर प्रदेश का हाल हुआ है कि अभी तक मौतों की गिनती नहीं हो पाई है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार को यह नहीं मालूम है कि एक्चुअल में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो अनाथ हुए, कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने एक व्यक्ति को खोया। मृतकों की सही संख्या, उसकी गिनती अभी मुझे नहीं कहीं दिख रही है। नीतीश बाबू जैसे लोग गलती कर रहे हैं गिनती गिनने में। पहले बता रहे थे 4000 है, फिर 9000 है। तो नीतीश बाबू जैसे उनके हाथ कांप रहे हैं मृतकों की गिनती करने में, तो योगी जी ने तो अभी गिनती शुरू ही नहीं करी। ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच में, ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच में मुझे लगता है
कि AK शर्मा को लेकर ये एक संजय भाई पैचअप है, ये एक तरह का कंप्रोमाइज है। और एक चीज मैं कहूंगा कि ये कंप्रोमाइज, जैसे परसेप्शन है कि योगी जी के लिए एक मजबूरी, योगी जी के लिए मजबूरी नहीं। देखिए योगी जी के पास क्या है, अगर आप उनका बायोडाटा देखें तो मुख्यमंत्री के बाद सीधे आता है पीठाधीश्वर गोरखनाथ के। उनकी जो सेकंड बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गोरखनाथ मठ है, और वो स्थायी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर 5 कालिदास मार्ग से उनको नमस्कार किया गया तो वो सीधे गोरखपुर गाड़ी जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि गोरखपुर की तरफ, मठ की तरफ अमित शाह और मोदी की हिम्मत है, या सुनील बंसल की हिम्मत है, या स्वतंत्र देव सिंह की हिम्मत है कि वहां आंखें उठा के देख ले। तो वो सुरक्षित गढ़ है उनका। तो लॉस किसका हो रहा है, नुकसान ज्यादा किसका हो रहा है, स्टेक्स किसके ज्यादा लगे हैं, दांव पर सबसे ज्यादा भविष्य किसका लगा हुआ है, वो मोदी जी का लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश अगर हार जाते हैं तो योगी वापस गोरखपुर जाएंगे, लेकिन मोदी जी कहां जाएंगे उसके बाद 2024? बात बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक भाई। तो मुझे ये लगता है संजय भाई, आज अशोक जी उस पर प्रकाश डालेंगे, सिद्धार्थ जी प्रकाश डालेंगे कि ये एक पैचअप है, और इस पैचअप में कहीं ना कहीं जो संकेत है वो दिल्ली से आया है, और हेलीकॉप्टर तब उड़ के दिल्ली पहुंचा है लखनऊ से। दीपक भाई, आज मुलाकात गृह मंत्री जैसे सिद्धार्थ भाई ने कहा कि बाकी छत्रपों को राहत दे दी योगी आदित्यनाथ ने। खैर निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा तो था, मोदी का कद कितना भी आप कम कर लीजिए, देखिए इतना कम कद नहीं हो सकता कि आप उनको चैलेंज कर पाते, लेकिन ये चैलेंज हुआ। और फिर जीत किसकी होगी अभी तो बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन जिस तरह 1.5 घंटे की मुलाकात हुई, कल प्रधानमंत्री से मुलाकात है योगी आदित्यनाथ की, क्या लगता है कल कहा जाएगा शाह जी, नड्डा जी या मोदी जी की तरफ से कि यूपी में हमारा चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे, जैसे स्वतंत्र देव ने बरेली में बयान दे दिया था कि योगी आदित्यनाथ ही हमारा चेहरा होंगे। मुख्यमंत्री ने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कह दिया था मीडिया की उपज है, कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो क्या लग रहा है इन 3 बड़े नेताओं की तरफ से कहा जाएगा कि मोदी ही, योगी ही चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए संजय भाई, अगर पिछले कुछ दिन का हम घटनाक्रम देखें उत्तर प्रदेश का, और एक ऐसे वक्त पर, एक ऐसे कालखंड पर जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री की जो कोशिश, जो फोकस होना चाहिए था वो पुनर्वास पर होना चाहिए था, कोरोना विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन पर होना चाहिए था। गवर्नेंस तो यही कहती है, शासन यही बताता है हमको। लेकिन क्या हुआ कि बात बिगड़ती गई। कभी दत्तात्रेय हौसबोले बीच में इंटरवीन कर रहे हैं, तो कभी अमित शाह किसी को फोन कर रहे हैं, तो फिर स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया जा रहा है, तो सुनील बंसल कहीं हाजिरी लेके बैठे हैं, फिर नड्डा साहब जो हैं उनको हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर पता लगा कि आनंदी बहन मध्य प्रदेश से जो है वो लखनऊ आ गई। भले ही वो दोनों राज्य संभालती हैं, इस वजह से आई होंगी, लेकिन मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। फिर राधा मोहन सिंह वो भी अवतरित हुए, प्रभारी हैं। ये जो सारा घटनाक्रम चला, और जिस तरह से 4 PM या भारत समाचार या बाकी अखबार जो लिख सकते थे, थोड़ी बहुत हिम्मत कर सकते थे, और ट्विटर पर, फेसबुक पे, जो अभी अशोक भाई ने कहा कि बड़ी किरकिरी हुई हुजूर, बड़ी किरकिरी हुई मोदी जी की, अभी इन्होंने शब्द किरकिरी इस्तेमाल किया इन्होंने। तो हम देखते हैं कि पिछले 15 दिन में जिस तरह से मोदी जी की किरकिरी हुई, जिस तरह से योगी जी की किरकिरी हुई, कहीं ना कहीं मुझे उसमें मैच्योरनेस नहीं दिखती। शीर्ष स्तर पर मैं आपको छोटी सी घटना बता रहा हूं। मैं पिछले 15-20 साल से दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पार्लियामेंट ही कवर करता रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं अडवाणी जी के टाइम पे, क्योंकि बीजेपी की बात है तो बीजेपी की मिसाल देनी पड़ेगी। अडवाणी जी जब कंधार हाईजैकिंग का मामला हुआ, और जब ये हुआ कि नहीं साहब यहाँ से जसवंत सिंह और अजीत डोभाल साहब जाएंगे और आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा, तो बीच कैबिनेट से नाराज होकर अडवाणी जी वहां से उठ गए थे, और बाकी के निगोशिएशंस में जो देश के जो गृह मंत्री थे उन्होंने कोई भूमिका नहीं, और घर में नाराज होकर बैठ गए। बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कवर करते थे, थोड़ा सा एक्सेस मिल जाती थी अडवाणी जी के यहाँ, थोड़ा सा
लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके कुछ वहां पर ब्यूरोक्रेट्स थे, उनसे कुछ हमारी एक्सेस थी। लखनऊ के डीएम ही उनके जो है निजी सचिव थे, अशोक प्रियदर्शी जी, तो थोड़ी बहुत एक्सेस थी। तो ये खबर हमें पता लगी कि मन मुटाव चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में संवाद नहीं था, बातचीत नहीं थी। मीटिंग्स में आडवाणी जी नहीं जा रहे थे, लेकिन इस तरह से शोर नहीं मच रहा था जो राधा मोहन सिंह और सुनील बंसल, और उस वक्त की मीडिया बहुत फ्री थी। फिर अचानक क्या हुआ एक दिन, मैं आपको बता रहा हूं मैच्योरिटी किसे कहते हैं। अचानक एक दिन अटल जी ने फोन किया पृथ्वीराज रोड कमला जी को, कमला जी यानी आडवाणी जी की पत्नी, और उनको फोन किया, आडवाणी जी को फोन नहीं किया। अटल जी ने कमला जी को फोन करके कहा कैसी हैं, खीर बनाइए, दोपहर में खाना खाने आ रहा हूं। और उस दिन खीर बनी, भोजन बना, आडवाणी जी की जितनी प्रिय डिशेस थी वो तैयार की कमला जी ने अपने हाथों से। अटल जी आए और आडवाणी जी भी भोजन में बैठे और सुलह हो गई। ये होती है मैच्योर पॉलिटिक्स, जिसे कहते हैं मैच्योरिटी। लेकिन इसमें दिल बड़ा होना चाहिए, इसकी एक ही शर्त है, आप मैच्योर तभी होंगे जब दिल बड़ा होगा। तो अटल जी का दिल बड़ा था और आडवाणी जी भी थोड़े सहज थे, और फिर बातचीत शुरू हो गई। और फिर साहब हमने देखा कि दोनों में ऐसी प्रगाढ़ता थी कि उस दिन भी मैं मौजूद था प्रधानमंत्री निवास पर, जब अटल जी ने कहा 2004 आते आते कि ना टायर्ड ना रिटायर्ड, आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय की ओर प्रस्थान, यानी आडवाणी जी को नामित कर दिया उन्होंने अगले चुनाव के। ये है मैच्योरिटी। जो मैच्योरिटी मुझे संजय भाई यहां नहीं दिखी। यहां इस तरह से बातें हो रही थी जैसे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभासद टकरा रहे हो आपस में। इस तरह के झगड़े हम वहां देखते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री है, एक तरफ मुख्यमंत्री है, कुछ ना कुछ एक खीर जैसा संवाद हो जाता, कुछ ना कुछ बातचीत हो जाती। पहली बात ये मसला ही ना होता। लेकिन इससे भाजपा की किरकिरी हुई। मैं अशोक जी से सहमत हूं कि भाजपा की किरकिरी, मोदी जी की किरकिरी, योगी जी की किरकिरी, और मुझे अब लगता है कि जो टीम मोदी है, जिसमें जेपी नड्डा हैं, जिसमें अमित शाह जी हैं, जिसमें पीयूष गोयल जी हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो टीम मोदी है, और जिनकी एक बी टीम है लखनऊ में, जिसमें दिनेश शर्मा हैं, जिसमें सुनील बंसल साहब हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं। अब इन्होंने समझाने की कोशिश करी है, और अमित शाह से आज जो बातचीत हुई है उनकी, मुझे लगता है चीज़ें सब पैचअप हो गई हैं, पॉइंटर्स सब बना लिए गए हैं, और उसका फीडबैक जो है वो अमित शाह जी ने दे दिया होगा फ़ोन पर, या खुद जाके दे देंगे वो मोदी जी को। और कल जब बातचीत होगी तो मुझे लगता है कि जो ज़रूरत है बातचीत की, जो पैचअप की ज़रूरत है, जो समझौते की ज़रूरत है, जो कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है, जितनी मोदी जी को ज़रूरत है उतनी ही योगी जी को भी है। और कंप्रोमाइज़ तभी होता है, आदमी झुकता तभी है जब मजबूरियां दोनों तरफ से होती हैं। तो दोनों की मजबूरियां हैं, दोनों का भविष्य है, और इसलिए पैचअप हो गया और कल आपको अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा, एक राइडर और लगा रहा हूं, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, धागा जब टूट जाता है तो गांठ जो है पड़ जाती है। तो गांठ तो पड़ गई है, और अशोक जी इस गांठ को खोलने की कोशिश करेंगे या इस पर प्रकाश डालेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। दीपक जी बहुत मार्के की बात कही है सिद्धार्थ जी ने। टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू छप गया था, स्वतंत्र देव जी ने कह दिया था कि मुखचेहरा वही रहेंगे, ट्वीट आ गया था संतोष जी का। तो शांत अगर रहते तो मामला शायद बन जाता, पड़ जाता मामला, चुपचाप से एक्सक्लूजन जाता। दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का फीडबैक आया, वो दुआ मना रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ चेंज ना हो। ये मेरे लिए भी शॉकिंग खबर थी, लेकिन पूरी मैंने कंफर्म की इस बात को। पूरी समाजवादी पार्टी दुआ कर रही है कि चेहरा योगी आदित्यनाथ रहे। अगर बैकवर्ड चेहरा आ गया तो सपा के लिए बहुत परेशानी पैदा हो जाएगी। दूसरा, आप राजनीति के नव बहुत जानते हैं दीपक जी, और मैं तो सब आप गेस्ट को थैंक यू कहूंगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी। इस समय 22,000 लोग लाइव डिबेट देख रहे हैं, मेरी ऊपर संख्या लिख के आती है। तो आप सब गेस्ट हो, आपकी योग्यता को पूरा उत्तर प्रदेश समझना चाहता है आप लोगों से राजनीति, क्योंकि चूंकि बहुत सेंसिटिव है, और कोई लाइव 22,000 लोग देख रहे हो यूट्यूब के लिए बड़ी बात होती है। तो दीपक जी मैं ये जानना चाहूंगा, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा कि वो जो सवाल मैंने अशोक जी से कहा था कि जब योगी जी वहां बैठे थे तो अनुप्रिया पटेल को बुला के संदेश क्या दिया गया, मेरे जवाब में ये नहीं आ रहा, आपके साथ क्या खेल? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि
22,000 लोग हैं, तो मैं कहूंगा कि टीम संजय जो है वो बाकी टीमों से बेहतर है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि टीम संजय काम कर रही है, और ऐसी टीम और भी हो जाए, योगी जी की भी ऐसी टीम हो जाए, टीम मोदी भी ऐसी हो जाए, तो क्राइसिस ना होती। देखिए, सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छी बात कही, और क्योंकि ये रोज के रिपोर्टर हैं, डेली जो है ये सचिवालय, पंचमतल और इतने सालों से, इतने बरसों से राजनीति को कवर कर रहे हैं, हर विधायक, हर मंत्री, हर सांसद को पर्सनली जानते हैं, तो एक एनसाइक्लोपीडिया है। और अगर अशोक जी को आप देखें तो जो बर्ड्स आई व्यू है, जो पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर अगर आपको कहीं देखनी किसी ड्रोन से, तो ये ड्रोन कैमरा है, बताते हैं आपको। और मुझे तो आपने एक इन्वेस्टिगेशन वाले को रखे, तो टीम आपकी बड़ी परफेक्ट है। मैं एक मिनट रुकूंगा दीपक जी आपको जी। मेरे पास बड़े मैसेज आए, पढ़ती 2 या 3 दिन पहले आप मेरी डिबेट में थे, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि दीपक जी को हम सुनना चाहते हैं अलग से, मतलब दीपक जी ने जो कहा सार वो बहुत अच्छे बोलते हैं। तो मेरे को नया प्रयोग आया अशोक जी, आज मैंने सोचा यूट्यूब पे प्रयोग करते रहने चाहिए। मैंने उस डिबेट में दीपक जी का कट किया और मैंने शायद 11-12 बजे लगाया। अशोक जी 50 से 60,000 लोग देख चुके हो तुम 4-5 घंटे में दीपक जी की बातों को। तो आप हो गए अशोक जी, आपको भी मैंने एक प्रयोग किया था। आप लोग बोलते हो और क्या कहते हैं, दुकान में माल मेरा बिकता है, मतलब हम लोगों के बोलने से चैनल मेरा चल रहा है। तो दीपक जी आप कंटिन्यू करिए, अनुप्रिय। हाँ, तो मैं सिद्धार्थ भाई की बात कर रहा था। सिद्धार्थ भाई सिर्फ हम ही को नहीं, मतलब हम इन्हीं से सजेशन नहीं लेते हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया देख लीजिए, कोई भी अगर बड़ा पत्रकार आता है तो सिद्धार्थ भाई से जरूर वो एक बार फीडबैक लेता है, और ये निराश नहीं करते, कुछ न कुछ नया बताते हैं। ये मैंने कहा कि इनके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है इस तरह का। ये सही कह रहे हैं कि अब क्योंकि धागा टूट गया है, गांठ लगी है, अब चाहे योगी रहें योगी ना रहें, ए.के. शर्मा सरकार में रहें, ए.के. शर्मा सरकार से बाहर रहें, ए.के. शर्मा दिल्ली जाएं तो कह देंगे योगी जी की जीत हो गई, ए.के. शर्मा योगी के साथ रहें तो कहेंगे मोदी की जीत हो गई। ये जो स्टेलमेट है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी क्राइसिस, ये दूर होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि योगी जी सोनोवाल इन मेकिंग है, सोनोवाल इन मेकिंग। इनको 6-7 महीने तो नहीं हटाया जाएगा, चुनाव इनके चेहरे पर ही होगा, इनके ही नेतृत्व में होगा। लेकिन हो सकता है जो नाराजगी का आलम है, जिस तरह से दूरियां बढ़ी हैं, अगर बीजेपी जीतती है, आज चुनाव हो जाए, मैं नहीं बता सकता कि बीजेपी आज जीत रही है कि नहीं जीत रही है, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन से लेके नीचे तक जो एक मोदी जी फील्डिंग सजा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से ऑल आउट जाएंगे। दत्तात्रेय हौसबौले ने एक इंटरनल मीटिंग में कहा, संजय जी, उन्होंने कहा कि बंगाल से दुगनी ताकत से हम उत्तर प्रदेश लड़ेंगे। ये पैगाम उन्होंने अपने संगठन मंत्री को दिया कि बंगाल से दूनी ताकत। तो बीजेपी ऑल आउट जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी क्या वापस आ रही है, लेकिन अगर आ रही है तो एक चीज तय है कि ये जो खटपट हुई है, ये जो स्टेलमेट हुआ है, ये जो दूरियां बढ़ी हैं ए.के. शर्मा को लेकर, योगी जी शायद चेहरा ना हो, योगी जी सोनोवाल की तरह स्टेप डाउन कर जाए। हो सकता है स्टेप डाउन करेंगे तो मैंने पहले भी कहा है कि उनके पास जो फॉल बैक है, वापस जाने का जो फॉल बैक है, आज भाजपा में उन जैसा विकल्प किसी के पास नहीं। आप राजनाथ जी को हटा दीजिए तो राजनाथ जी बेचारे कहां जाएंगे। आप अडवाणी जी को अगर हाशिए पे कर दीजिए तो उनके पास लुटियंस दिल्ली में रहने के लिए घर नहीं है। मुरली मनोहर जोशी के पास दिल्ली में घर नहीं कि वो रह सके, लेकिन महाराज के पास वाकई में कहूंगा एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। वो आध्यात्म की तरफ लौट सकते हैं, वो अपनी धार्मिक यात्रा में फिर से निकल सकते हैं, जहां पैर छूने वालों की कमी नहीं रहेगी। आज अगर 1000 आदमी छू रहा है तो मठ में भी 1000 ही आदमी उनके पैर छुएगा, तो उन पर बहुत फर्क नहीं आ पा रहा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती, झगड़ा हुआ कैसे? देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं और खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं राजनीति में, तो इस तरह के फैसले हो जाते हैं। आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए। मैंने कई बार देखा है देवेंद्र फडणवीस को पार्लियामेंट में आए और मोदी जी से जिस तरह से उन्होंने बातचीत करी, ऐसा लगा कि भाई देवेंद्र फडणवीस 3 साल सीनियर हैं योगी जी से। 2014 में मुख्यमंत्री हो गए थे, 2014 में। लेकिन उनका जो नजरिया है मोदी जी के प्रति और योगी जी का जो नजरिया, उसमें फर्क है।
एक भी बात, एक फोन चला जाए, मोदी जी का एक फोन चला जाए रात में 1 बजे कि भाई जूते मुझे पहन लीजिए, सूट डाल लीजिए, मालाबार हिल पर राजभवन जाइए, तो 2 बजे सूट पहन के 3 बजे मालाबार हिल पहुंच जाते हैं, क्योंकि भोर में शपथ लेनी है। अशोक जी गलत कह रहा हूं? मोदी जी ने एक फोन किया, अगले ने रात 2 बजे सूट पहन लिया, 3 बजे घर से निकल गया, 4 बजे कोश्यारी के साथ राजभवन में मौजूद हैं, 5 बजे शपथ ले रहे हैं। ये इकबाल मोदी का रहा है। एक बार कह दिया कि राजनाथ जी अब आप रक्षा मंत्री होंगे, आपने देखा कि कहीं पर कोई रिसेंटमेंट हुआ? गडकरी जी से कहा कि नहीं शिपिंग छोड़ दीजिए, अब आप एमएसएमई के मंत्री हैं, कहीं पर रिसेंटमेंट हुआ? कहीं पर कोई डिटरेंस थी? मुझे लगता है कि मोदी जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि जो गडकरी, जो राजनाथ, जो देवेंद्र फडणवीस, जो अमित शाह, जिसको कह दिया बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, ये जो अंदाज था वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर गए योगी जी को। और जब उन्होंने AK शर्मा को भेजा, उन्होंने सोचा नहीं होगा सपने में कि ये व्यक्ति, ये मुख्यमंत्री उनको कालिदास मार्ग में खाली पड़ा बंगला नहीं अलॉट करेगा। जब मैं AK शर्मा को भेजूंगा तो गोरखपुर चले जाएंगे, कल्पना से परे, वो सोचा नहीं होगा। तो ये जो एक ईगो हर्ट हो गया, वो आपने देखा। उन्होंने इसको टाला इसलिए क्योंकि बंगाल के चुनाव आ गए थे। जनवरी में AK शर्मा आते हैं, फरवरी में चुनाव पीक पर जा रहा था। मोदी जी ने इसलिए चीजों को डिस्टर्ब नहीं किया, और फिर कोरोना आ गया, इसलिए ये चीजें पोस्टपोन करी गई, स्थगित करी जा रही थी। और फिर एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और एक तस्वीर आपको याद होगी सिद्धार्थ भाई, एक बहुत लंबी मेज थी और मेज के एक कोने पर मोदी जी बैठे थे। 1 किलोमीटर लंबी मेज, इतनी लंबी मेज मैंने नहीं देखी। एक कोने पर योगी जी थे, एक कोने पर मोदी जी थे, और वो फोटो प्राइम मिनिस्टर की सोशल मीडिया ने लीक करी, उसको छापा गया, सर्कुलेट किया गया। ये देखिए कहां पर बैठे हैं योगी जी। ये दूरियां तब से थी, ये सिर्फ चीजें इसलिए बची रही, ये टकराव इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि कभी कोई बंगाल था, कभी कोई कोरोना था, इस वजह से। लेकिन आज मैं सिद्धार्थ भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये मसला हल होने वाला नहीं है। नाउ इट हैज बिकम द कश्मीर प्रॉब्लम ऑफ बीजेपी। It cannot be sorted out. It can only be controlled.